नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास नंबर 14 और अपने राजस्थान भूगोल हम कर रहे हैं। उसमें भौतिक विभाजन अपना चल रहा था, उसका थर्ड पार्ट है वो शुष्क मरुस्थल यानी विभिन्न बालू का स्तूप और शब्दावली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो अपने क्लासें हैं वो पशु परिचय, शिक्षक भर्ती, विशेष शिक्षा, सीईटी, पियोन, इन सभी में क्या है बहुत ही अच्छी कारगर साबित होने वाली है। और हम क्या है नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं और अच्छा सा एक अलग अंदाज में चल रहे हैं। तो अच्छे से पीछे की जो 13 क्लासें हैं दे चुके हैं वो ज़रूर देख लेना। और आज की कक्षा का करते हैं आगाज़। और एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का देखकर अपना भविष्य को उज्जवल बना सके, ताकि उनको भी क्या है इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो चलिए करते हैं आज की क्लास का स्टार्ट। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि हम पीछे की क्लास में है वो भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। उसमें राजस्थान का जो शुष्क प्रदेश है और अर्ध शुष्क है क्षेत्र है वो सारा पढ़ रहे थे। और शुष्क में क्या है थार का मरुस्थल था, थार में शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क था उसमें। और शुष्क के अंदर बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पड़ रहे थे। ठीक है, उसी का पार्ट है हम आगे है कंटिन्यू करते हैं और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है उसको देखते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त है अपना कितना था 58.50% भाग है किसका बालू का स्तूप युक्त के साथ। ठीक है, बालू का स्तूप है इसमें। ठीक है, तो इसमें अलग अलग अब जो टिब्बे है राजस्थानी भाषा में बोले तो अपने राजस्थान में क्या है टिब्बा है, सारों ज़्यादा क्या है टिब्बा है। टिब्बा है तो टिब्बे हैं उनको क्या बोलेंगे, यानी बालू का स्तूप ही बोलते हैं, लेकिन इनको अलग अलग स्थानीय भाषा में क्या है अलग अलग इनकी शब्दावली है। ठीक है, तो बालू का स्तूप भी बोलते हैं इनको, धोरे, धरियन, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है फर्क है, शब्दावली का थोड़ा सा फर्क है। देख लेते हैं क्या है। बालू का स्तूप क्या है, या ये यानी वायु निक्षेप या वायु की क्रिया द्वारा निर्मित जो रेत के टिब्बे या टिल्ले हैं उनको क्या बोलते हैं हम बालू का स्तूप बोलते हैं। वायु निक्षेप या वायु की क्रिया द्वारा निर्मित रेत के टिल्ले या टिब्बे बालू का स्तूप कहलाते हैं। फिर आता है धोरे। क्या है धोरे, तो धोरे किनको बोलेंगे लहरदार रेत के जो टिब्बे हैं, यानी ऐसे क्या है दरियन बनेंगे और इनके ऊपर जैसे ऐसे लहरदार लहर बन जाएगी ना यहाँ ऐसे ऐसे, वो क्या है लहरदार रेत के टिब्बे है वो धोरे कहलाएंगे। अब है नेक्स्ट धरियन, जो खास करके जैसलमेर में बोला जाता है इनको धरियन। ठीक है, स्थानीय भाषा में इनको धोरों को धरियन कहा जाता है, वो भी जैसलमेर के अंदर। ठीक है, धोरों को क्या बोलते हैं जैसलमेर में धरियन बोलते हैं। तो इतना आया समझ में, और साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाते चलोगे तो एक अच्छा सा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा और जब एग्जाम पास में होगा तो जल्दी से आप क्या है रिविजन कर सकोगे इसका। ठीक है, तो चलिए आगे हम धोरों के बारे में, यानी अलग अलग प्रकार के कौन कौन से स्तूप होते हैं, उनको अलग अलग क्या नाम है, जो अलग अलग डिज़ाइन बनती है, साइज़ बनते हैं उनके आधार पर हवा के माध्यम से कैसे कैसे डिज़ाइन बनते हैं वो सारे हम देखते हैं। ओके, इसी के बारे में आज है वो धोरों या टिब्बे के बारे में सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला आता है अपना अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, या इसको क्या बोलते हैं पवनानुवर्ती। ठीक है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, यानी हवा की दिशा में पवन की दिशा में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ठीक है, तो हवा की दिशा के समानांतर बढ़ने वाले बालू का स्तूप क्या है, कौन से होते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई है वो 10 से 60 मीटर तक होती है। ऊंचाई कितनी होती है 10 से 60 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और इसके डायग्राम देखें तो ये रहा। ठीक है, ये क्या है स्थल है और ये क्या है धोरे बन गए ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये क्या है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, पवन की दिशा इधर से है और इधर क्या है ये बालू का स्तूप है वो बनते जा रहे हैं। ओके, सर्वाधिक विस्तार है वो जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ है और साथ में जो आसपास के क्षेत्र लगते हैं वहाँ भी ये स्तूप बन जाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार इनका क्या है जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ आदि में है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप कहाँ है जैसलमेर के अंदर है। सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप है वो जैसलमेर के अंदर है। और आ जाए कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप पूछ ले तो वो क्या है जोधपुर ग्रामीण के अंदर है।
सभी प्रकार के पूछे तो जोधपुर ग्रामीण, और सबसे ज़्यादा स्तूप पूछे तो जैसलमेर के अंदर आएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार अनुदैर्ध्य रेखीय बालुका स्तूप पुनरावर्ती जो बालुका स्तूप है वो कहाँ है? जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ के अंदर है। ओके, पवन सीधी दिशा में, इस दिशा में है और इधर बालुका स्तूप बन रहे हैं, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, उसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। तो अनुप्रस्थ वायु की दिशा के, अब वो था अनुदैर्ध्य, ये है अनुप्रस्थ। ठीक है, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप। जैसे ये देख पा रहे हैं, इधर से क्या आ रही है? हवा आ रही है, पवन की दिशा है, और ये आगे कोई अवरोध आ गया। ठीक है, यानी अवरोध के कारण बनने वाले बालुका स्तूप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कोई अवरोध आते ही ये बालुका स्तूप बन जाएगा। ठीक है, ये बालुका स्तूप बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, यानी वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाली बालुका स्तूप, या समकोण पर कोई अवरोध आएगा उसकी वजह से बनने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इसकी ऊंचाई है वो 10 से 40 मीटर तक होती है, और उसकी कितनी थी? 10 से 60। तो ये 10 से 40 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा व बीकानेर के अंदर। और ऊपर वाला है ना, उसमें जोधपुर ग्रामीण भी कर लेना, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण में सभी प्रकार के क्या है? बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ओके, ये जोधपुर ग्रामीण भी आएगा इसके अंदर। और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, यहाँ क्या है? जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा व बीकानेर के अंदर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं, सर्वाधिक विस्तार है। और ऊपर भी सर्वाधिक विस्तार पूछा था तो सर्वाधिक विस्तार है। वैसे नए लिखो जोधपुर ग्रामीण तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि सर्वाधिक विस्तार पूछा है इसने। ठीक है, और वैसे सारे पूछे तो जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा इसमें। ओके, और ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये रहा। ठीक है, और अगर मैप पर देखो तो कहाँ है स्थितियाँ इनकी, ये देखो इधर रेड क्लिफ के पास में, जैसे अनूपगढ़ हो गया, सूरतगढ़ यहाँ हो गया, ठीक है, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, इन क्षेत्र में क्या है? ये सबसे ज़्यादा अनुदैर्ध्य वाले हैं। और अनुप्रस्थ है वो जोधपुर ग्रामीण भी आ जाएगा, फलोदी भी आएगा क्योंकि फलोदी भी साथ में है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पूछा है तो जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर में सबसे ज़्यादा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है अपना तीसरा, बरखान या बरछान या बारछा। ठीक है, बरछार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बरखान या बरछान या बरछान भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, अगर स्तूपों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे नुकसानदायक भी यही है, यानी अपने पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा यही नुकसानदायक है, आप लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। क्यों? अगर आपने इसको छोड़ दिया, पढ़ लिया, तब तो ये नुकसानदायक नहीं है, और नहीं पढ़ा तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? वजह यही है कि ये सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है इसके बारे में पढ़ें तो ये अर्धचंद्राकार, देखिए बरछान तो च आ गया था, तो यहाँ भी अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। कैसे? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील का मतलब है एक जगह बन गए, वहाँ से उठे और हवा के साथ में दूसरी जगह बन गया, वहाँ से उठा जल्दी से और आगे बन गया, ऐसे सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालुका, बालुयुक्त व सर्वाधिक नुकसानदेही होता है ये। ठीक है, नवीन बालुका युक्त, ठीक है, सर्वाधिक नुकसानदेही। ऊंचाई इसकी 10 से 20 मीटर ही होती है, 10 से 20 मीटर ही होती है। चौड़ाई इसकी 100 से 200 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, 100 से 200 मीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और सर्वाधिक विस्तार है वो शेखावाटी में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार है शेखावाटी। शेखावाटी के अंदर कौन कौन से? झुंझुनू है, सीकर है, नीमका थाना है, चूरू है, ये सारे आ जाते हैं। तो इस वजह से शेखावाटी क्षेत्र बोल दिया इसने। तो सर्वाधिक विस्तार है वो शेखावाटी के अंदर आएगा। और शेखावाटी के अंदर आने वाला अगर क्वेश्चन में आ जाए शेखावाटी ना आकर इस शेखावाटी क्षेत्र के कोई जिले आ जाए वो भी सही होगा। ओके, अब देखो बरखान की आकृति ऐसी है। ठीक है, अब बरखान और एक पैराबोलिक बोलेगा ना, उसके अंदर सेम सा ही मामला है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है। बरखान ये है ऐसा, ठीक है, और पवन की दिशा है वो इधर से आएगी, पवन की दिशा है वो पीछे से है इधर से। ठीक है, सीप कौन सा होगा? सीप ऐसे कट जाएगा, ये बरखाना ना इससे कट जाएगा। ठीक है, एक तरफ से, या आप आगे अभी पढ़ने वाले सीप को भी, लेकिन बरखान को ध्यान से देख लो। अब बरखान के बीच में ये जो चीज़ है, ये वाला भाग बचा है, इसको गारो या गासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गारो या गासी बोलते हैं, बीच वाले गैप को। ये वाला गैप है ना, ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये इस गैप को क्या बोलते हैं? गारो या गासी। क्योंकि पवन की दिशा इधर से है,
ठीक है, राइट साइड दिखाई दे रहा है ना इधर से, और ये ऐसे बनता है। तो इस वजह से इस बीच में जो भाग बच गया उसको गारो या गासी बोलते हैं। और ध्यान रखो, जो मतलब ग्रीड है, यानी अभी पढ़ा था हमने स्थिति और विस्तार के अंदर सबसे पहले, तो उसमें क्या था, उसमें गोरे था वो, ठीक है, यानी जो देशांतरीय रेखा है के बीच में जो गैप था, ये दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है उसको गोरे बोलते थे, ठीक है। और यहाँ गारो या गासी है। ओके, नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अपना नोट्स बनाते चलना, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, महिलाओं के बालों के पिन के आकार के बालू का स्तूप। कौन से? महिलाओं की जो पिन होती है ना बालों में लगाने वाली, उसके समान बालू का स्तूप है। एक ही है, ध्यान रखना, पैराबोलिक अलग ही नाम है इसका और अलग ही इसका डिजाइन है। कैसा? महिलाओं के बालों के में जो पिन लगती है उसके आकार के जैसा बालू का स्तूप है। कौन? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये समझ चुके हो? ये रहा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे होती है एक पिन, ठीक है, ठीक है, यहाँ से चिटक चिटक होते हैं वो, ठीक है, वो है, ठीक है। तो वो पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है, ठीक है। मरुस्थलीय वनस्पति के सहयोग से निर्मित होती है। मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसके सहयोग से ये निर्मित होते हैं और सर्वाधिक विस्तार है वो बीकानेर में होता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप का सबसे ज़्यादा विस्तार पूछते हैं कौन से क्षेत्र में है, तो या फिर इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि महिलाओं के बालों के समान आकृति वाला बालू का स्तूप कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीकानेर में सर्वाधिक होता है, ठीक है। पैराबोलिक बालू का स्तूप आ गया समझ में। चलते हैं अपने सीफ। कौन सा? सीफ। ये आप देख सकते हैं सीफ, और ये पैराबोलिक था, ये सीफ है। अब सीफ के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन है या फिर क्या इसमें इसका कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। सीफ क्या है? विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण, विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला का बीच बीच से कट जाना। अब देखो, जैसे इधर से हवा चल रही है, ठीक है, और एक हवा का झोंका इधर से आया, ठीक है, इधर से लेफ्ट टू राइट चल रही थी और एक नीचे से ऊपर की ओर हवा का झोंका आ गया, तो वो क्या करेगा, उस इधर चलने वाली हवा का जो बन रहा है स्तूप बन रहा था उसको क्या करता है, आगे से काट देता है, ठीक है, आगे से काट देता है। जैसे ये दिखाई दे रहा है ना पवन की दिशा, और ये इधर से ऐसे बन रहा था, और इसको इधर से हवा आई और इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, टेढ़ा। और या फिर ये आकृति देख सकते हो, इधर से बालू का स्तूप बन रहा था और इधर से हवा आई और ये इसको काट दिया, ठीक है। तो ये क्या है? सीप कहलाएगा, ठीक है। यानी विपरीत दिशा की जो शक्तिशाली पवन या हवा है उसके कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला का बीच बीच से कट जाना क्या कहलाएगा? सीप कहलाएगा। सीप बालू का स्तूप बोलेंगे इसको, ठीक है। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। इसके ज़्यादा नहीं पूछते हैं कि क्षेत्र कौन सा है, वैसे तो सूरतगढ़ वाला है, जोधपुर ग्रामीण है, उसमें ज़्यादा सर्वाधिक मिलते हैं ये, ठीक है। ये इसमें मैप है अपना रावीरा वाला, और ये फलोदी की सीमा लगता है वो, ठीक है। वो तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमेशा लेके आता हूँ मैं। अब है यहाँ ध्यान से देखना, सबर काफिस स्तूप। अब इसको ध्यान से पढ़ो कि छोटी झाड़ियाँ व मंद पवन की गति से निर्मित बालू का स्तूप। अब झाड़ियों में तीन प्रकार के हैं, देखो, एक तो सफरकाफी स्तूप, एक नेवखा, एक उर्मिका। सफरकाफी स्तूप कौन से है? छोटी झाड़ियाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखो इसमें। छोटी झाड़ियों में मंद पवन की गति से निर्मित बालू का स्तूप कौन सा? सफरकाफी स्तूप, ओके। फिर आता है नेवखा। नेवखा है झाड़ियों से छनकर बनी आकृति, यानी झाड़ियों के पीछे की ओर, झाड़ियों के पीछे की ओर, यानी हवा चल रही है, ये जैसे झाड़ी है, ठीक है, और इधर से हवा आई और इधर बालू का स्तूप धीरे धीरे मिट्टी गिर गिर के यहाँ क्या स्तूप बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? नेवखा कहलाएगा, ठीक है। झाड़ियों से छनकर बनी आकृति क्या है? नेवखा कहलाती है। अब है उर्मिका, तो झाड़ियों से छनकर बनी लहरदार। अब नेवखा के अंदर तो सीधी आकृति बनती है, ठीक है, धीरे धीरे मिट्टी गिरती जाएगी, लेकिन उर्मिका है ना, उसके अंदर झाड़ियों से ही छनेंगी, लेकिन उसके अंदर लहरदार काली मिट्टी, थोड़ी कालेपन की मिट्टी है वो आएगी और उसमें लहरदार बनेगी। वो आकृति है ना, जैसे झाड़ी से छनी और पीछे की ओर ना ऐसे लहरदार बनेगी ऐसे, ठीक है। लहरदार जो आकृति बनती जाएगी वो क्या है? उर्मिका कहलाएगी। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, देख लेना इसको। सफरकाफी क्या है? छोटी झाड़ियाँ मंद पवन गति से निर्मित बालू का स्तूप। नेवखा है झाड़ियों से बनकर छनकर बनी आकृति झाड़ियों के पीछे की ओर, और उर्मिका है वो झाड़ियों से छनकर बनी लहरदार आकृति, थोड़े काले कण इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तारा बालू का स्तूप। इसको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तारा बालू का स्तूप बहुत ही सरल है,
ठीक है। तो तारा बालुका स्तूप है वो तारे या स्टार के आकार के बालुका स्तूप होते हैं, आकृति में भी दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। ये क्या है, तारा बालुका स्तूप है। और सर्वाधिक विस्तार है इसका मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ है। सर्वाधिक विस्तार किसमें, मोहनगढ़, पोखरण व सूरतगढ़, ठीक है। यानी ये तो मोहनगढ़ पोखरण तो क्या जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, ठीक है। तो सर्वाधिक विस्तार मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ के अंदर है तारा बालुका स्तूप का। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट है पलाया। अब देखो पलाया क्या चीज़ है, शब्दावली के अंदर ही पढ़ रहे हैं थोड़ा। पलाया, रेगिस्तान में बालुका स्तूपों के मध्य जल जमा होने से बनी अस्थायी झीलें, यानी रेगिस्तान है, बालुका स्तूप है, उनके मध्य में जब वर्षा का टाइम होता है उस टाइम क्या होता है, जल जमा हो जाता है, ठीक है। वो जल है वो एक झील की तरह दिखाई देता है, वो अस्थायी होता है, ठीक है। तो अस्थायी झीलें हैं उसको पलाया बोलते हैं। ओके, और पलाया का एक और भी रीजन है कि पालीवाल ब्राह्मण थे, उनके नाम पर भी इसका पलाया नाम पड़ा था, यानी पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से इसका नाम पलाया पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या ज़्यादा पालीवाल ब्राह्मण है वो रहते थे, इस वजह से पलाया नाम पड़ गया। इन्हें स्थानीय भाषा में ढाड भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, ढाड, ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या बोला अपन, ढाड भी बोला। अब यहाँ देखो यो बालुका स्तूप है, यो बालुका स्तूप है, इनके बीच में अजिज्ञा बच गई, अट्ठे की है, पानी इकट्ठा हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये बालुका स्तूप, ये बालुका स्तूप, दो बालुका स्तूप है, ठीक है। ऐसे ये दो ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, उनके बीच में जो जगह होती है वहाँ पे क्या बन जाती है, क्या है, एक नमकीन झील। क्योंकि तो जो अपने जो जैसलमेर इधर है, चुनने की मात्रा या फिर बेसाल्ट और अवसादी चट्टानें होती है, उनकी वजह से क्या है, नमकीन जल है वो पैदा, नमकीन जल ज़्यादा दिखाई देता है, अपने नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, नमकीन यानी खारी झीलें बन जाती है, ठीक है। अस्थायी झीलें होती है, वर्षा का पानी आता है और वर्षा जो पानी है धीरे धीरे क्या है, सूखता जाता है, सूखने पर दलदली क्षेत्र हो जाता है, वहाँ खेती की जाती है, ठीक है। खेती भी की जाती है, कृषि, उसको खड़ीन बोलते हैं। ओके, यहीं जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, खड़ीन बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। लेकिन पलाया समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है कि रेगिस्तान में जो बालुका स्तूपों के मध्य जल जमा होने से बनी अस्थायी झीलें पलाया कहलाती है। पालीवाल ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम पड़ा और इनको स्थानीय भाषा में ढाड भी बोलते हैं। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट है अपना रन या टाट, इसी से संबंधित है रन या टाट। जब पलाया झील का पानी सूखने लगता है, वह दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो इसे रन या टाट के नाम से जाना जाता है। किसे, रन या टाट, यानी टाट निकल गई, राजस्थानी भाषा में बोला नहीं अपना, टाट है यानी पहली बाढ़ का डालिया, यानी पानी कम हो गयो तो बढ़के हो गयो, टाट निकल गई है, रोड निकल जाए नहीं, बिन के कहे टाट ही बोला, तो बिन रन या टाट। यानी जब पलाया झील का पानी सूखने लगता है, वह दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो उससे रन या टाट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हो गया रन या टाट। नेक्स्ट है अपना खड़ीन, खड़ीन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है खड़ीन, पलाया के सूखने, अब पलाया के मामले में चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। पलाया के सूखने के बाद शेष बची मिट्टी खड़ीन कृषि की जाती है। यहाँ जो शेष मिट्टी बच जाती है ना, वहाँ कृषि की जाती है, उसको खड़ीन बोलते हैं, ठीक है। ओके, पलाया के सूखने के बाद शेष बची मिट्टी या खड़ीन कृषि, उस मिट्टी को खड़ीन बोलते हैं, और वहाँ जो कृषि की जाती है उसको खड़ीन कृषि बोलते हैं। ओके, प्रमुख जो रण क्षेत्र है वो कौन कौन से है, यानी टाट या रण क्षेत्र है वो कौन कौन से है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पलाया बनते हैं, वो है जैसलमेर, भाखरी, ब्रह्मसर, कनौड़, लवा, पोखरण, ये क्षेत्र है, यहाँ पर पलाया सबसे ज़्यादा या खड़ीन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसलमेर का भाखरी, कौन सा, भाखरी, ब्रह्मसर, कनौड़, लवा, पोखरण आदि, ठीक है। फिर आता है फलोदी, फलोदी में बाप क्षेत्र है, फलोदी का बाप पहले किस में आता था, जोधपुर के अंदर, किस में आता था, जोधपुर में, ठीक है। फलोदी में आता है, अभी बाप किस में चला गया, फलोदी में, ठीक है। फिर है बालोतरा, बालोतरा का जो थोब रण है ना, उसको वहाँ पर सबसे ज़्यादा खड़ीन है, यानी रण क्षेत्र है, टाट क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा थोब रण में है, तो थोब रण है उस वहाँ पर दिखाई देता है, बालोतरा के अंदर है, पहले बाड़मेर में था, लेकिन ये थोब रण अब बालोतरा के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो थोब रण इतना बड़ा है, इस वजह से इसको क्या है, मरु जिला भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, मरु जिला भी कहते हैं किसको, थोब रण को। ओके, फिर है पड़िहारा, इसको क्या है, ये क्षेत्र है चूरू, ठीक है, पड़िहारा ये है चूरू के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट बालसन पढ़ते हैं हम। बालसन क्या है, बालसन है मरुस्थलीय भागों में, जो मरुस्थलीय भाग है उनमें चट्टानों से घिरा भाग,
किन से घिरा? चट्टानों से घिरा भाग जहाँ पानी जमा हो जाता है वह यहाँ सूखने के बाद में कृषि की जाती है। अब देखो बालसन क्या कह रहा है, मरुस्थली भाग है उसमें चट्टान है, उनसे घिरा कोई भाग है, उसमें पानी जमा होगा और यहाँ जो पानी सूख जाएगा उसके बाद में जो कृषि की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? बालसन। और जो स्तूप थे, टिब्बे थे, उनके बीच में था, ठीक है, तो वहाँ पर जो दलदली भाग था वहाँ कृषि की जाती थी, उसको क्या बोलते हैं? खड़ीन। और बालसन क्या है? जो चट्टानी क्षेत्र है ना, चट्टानों से घिरा भाग, मरुस्थल के अंदर चट्टानों से घिरा भाग जहाँ पानी जमा हो जाता है और सूखने के बाद में जो कृषि की जाती है उसको बालसन बोलते हैं। ओके, अब है सेलीनास। सेलीनास यानी मुलायम लवण की परत युक्त पलाया झील। अब देखो लवण युक्त है, सेलीनास किसको बोलेंगे? मुलायम लवण की परत युक्त पलाया झील अत्यधिक नमकीन या फिर अत्यधिक खारी होती है, ठीक है। मुलायम लवण यानी ऐसी परत जम जाती है ऊपर ऊपर, जैसे पानी सूखा ना, ठीक है, वहाँ दलदली भाग हो गया, वहाँ ऊपर क्या है? एक नमक की परत यानी नमकीन परत है, खारी परत है, वो जम जाती है, ठीक है। पलाया झील है वह, उसको क्या बोलेंगे? सेलीनास। ओके, अब है एक होता है मरहो भी होता है, ठीक है, वहाँ मीठा पानी होता है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट है अपना तली। तली किसको बोलते हैं? एक थली होता है, ये तली है। थली भाग तो कौन सा है? बीकानेर, जो नागौर, इधर चूरू का जो उच्च भूमि है ना, उसको थली बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो राजस्थान का जो मुर्सलेबा उसको भी थली बोलते हैं, लेकिन यहाँ तली है, तय अदाल ली, तली। दोरों के नीचे के निम्न भूमि, दोरों के नीचे की निम्न भूमि जहाँ मीठे पानी का भराव होता है। अब जैसे ये धोरा है, ये धोरा है, इसके बीच में यहाँ पर जैसे खड़ी ना वैसे ही, ठीक है। जो मीठा पानी एकत्रित होता है यानी मीठे पानी का जो भराव होता है उसको क्या बोलेंगे? तली बोलेंगे। धोरों के बीच में, धोरों के नीचे बोल रहा है तो धोरों के दोनों दो धोरे हैं, उनके बीच में नीचे क्या है? जो मीठा पानी का भराव होता है उसको क्या बोलेंगे? तली बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है मरहो। ये जो तली था पढ़ा था, तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी। अब देखो कई बार गाँव में है ना, तालाब है, उसके सूखने के ऊपर जो सूखने पर वो क्यों है? तालाब है, उसका पानी गांव में घरों में यूज़ किया जाता था पीने के लिए, भेड़ बकरी ऊँट गाय भैंस पशुओं के लिए भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो होता था और उसको कई बार क्या है, बारिश से काफ़ी टाइम नहीं होती तो वो सूख जाता, ठीक है, काफ़ी यूज़ भी कर लिया जाता। उसके बाद में जो बचता ना, उपजाऊ भूमि बचती, उसको क्या बोलते हैं? मरहो। तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी, मीठे पानी की होती है, ठीक है, खारी पानी नहीं, मीठे पानी की। मरहो तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ कब होगी? जब मीठी होगी, मीठा पानी होगा वहाँ। खारे पानी से तो क्या अनउपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। और जब उपजाऊ तभी होगी जब मीठा होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मरहो, ठीक है। नेक्स्ट है नाड़ी। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर बना छोटा तालाब क्या बोलते हैं? नाड़ी किसको बोलते हैं? मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे अभी बताया ना, गांव से बाहर में एक छोटा सा तालाब बना होता था, उसको क्या बोलते हैं? नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और जो उपजाऊ, वही जब मिट्टी सूख जाती है या तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी है उसको मरहो बोलते हैं, ठीक है, नाड़ी की। ऐसा है, मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर बना छोटा तालाब, उसको नाड़ी बोलेंगे। अब है नाड़ी का टोबा। नाड़ी का सबसे गहरा भाग, नाड़ी का सबसे गहरा भाग, नाड़ी का टोबा। गाना सुना है ना, नाड़ी वो मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे, वो उसकी तरह ये है नाड़ी का टोबा, ठीक है। नाड़ी का टोबा ऐसे याद रख लेना। तो नाड़ी का टोबा, नाड़ी का सबसे गहरा भाग है वो नाड़ी का टोबा कहलाएगा, ठीक है। एक आता है जोहड़। अपने चूरू शेखावाटी क्षेत्र है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चूरू में, वैसे शेखावाटी के अंदर आएगा जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में चुनने के जो कच्चे कुएं बने होते हैं ना, उसको जोहड़ बोलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में चुनने के बने कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं, और उन्हीं जोहड़ का सबसे गहरा भाग है वो क्या कहलाएगा? चोबे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चोबे। यानी 18 नंबर पॉइंट देख रहे हो आप, चोबे। जोहड़ का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? चोबे कहलाता है। ये छोटी छोटी शब्दावली है जो हमने पढ़ ली है और ये अपनी क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी है। ओके, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम चले हैं और जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ध्यान से इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर क्या है, नोट्स बना लेना। नोट्स अच्छे से बनाना और बहुत ही बढ़िया कारगर साबित होंगे आपके लिए, ठीक है। अब बालू का स्तूप युक्त है, उस पर देखते हैं। 58% की ये भाग है। शब्दावली है, बालू का स्तूप दोहरे धरियन। बालू का स्तूप वायु निर्मित निक्षेप या वायु की क्रिया द्वारा निर्मित रेत के टिब्बे या टिल्ले। बालू का स्तूप है। दोहरे लहरदार रेत के टिल्ले, ये दोहरे कहलाएंगे। और जैसलमेर के अंदर जो स्थानीय भाषा में इसको धरियन बोलते हैं।
अब आता है अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। तो हवा की दिशा के समांतर बनने वाली बालू का स्तूप है। ये क्या है? अनुदैर्ध्य, रेखीय या पवनानुवर्ती। अनुप्रस्थ भी आएगा, आगे आएगा। ऊंचाई 10 से 60 मीटर सर्वाधिक है और जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के। ये आकृति देख ली। ओके, चलिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, यानी किसी अवरोध के कारण। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार है जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर के अंदर। ये आकृति है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है बरखान। बरखान सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालू युक्त और सर्वाधिक नुकसानदायक भी है। ऊंचाई 10 से 20 मीटर, चौड़ाई 100 से 200 मीटर। सर्वाधिक विस्तार है शेखावाटी क्षेत्र में। बरखान की ये आकृति है और इनके बीच का जो गैप है उसको गारे या गासी बोलते हैं, गारो या गासी। ओके, अब है पैराबोलिक या बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये अलग ही है। ये महिलाओं के जो हेयर पिन होती है ना, बालों की पिन, उसके आकार के ये बालू का स्तूप होता है। हेयर पिन के नाम से भी क्वेश्चन बना है एक बार। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। वनस्पति, जो मरुस्थलीय वनस्पति के सहयोग से निर्मित होता है और सर्वाधिक विस्तार बीकानेर में होता है। ओके, नेक्स्ट है सीप। सीप क्या है? जो विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन चलती है ना, उसकी वजह से बालू का स्तूप की श्रृंखला का बीच से कटफट जाना, ये सीप है। सीप बालू का स्तूप बनते हैं। ओके, इसके बाद में है शफरकाविस। तो शफरकाविस छोटी झाड़ियों में मंद गति से जो पवन चलती है उससे निर्मित बालू का स्तूप। ठीक है, नेवखा इसी झाड़ी से ही बना है, झाड़ी से छनकर बनी आकृति, झाड़ियों के पीछे की ओर। ओके, उर्मिका है, झाड़ियों से छनकर बनी लहरदार आकृति उर्मिका है। ओके, उर्मिका से अच्छी तरह याद रख लो आप। तारा बालू का यानी स्टार बालू का स्तूप, बालू यानी तारे के समान, सर्वाधिक मौनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में। और पलाया क्या है? रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के मध्य जल इकट्ठा हो जाता है, अस्थायी झीलें होती है, पालीवाल ब्राह्मणों के नाम पर पड़ा है नाम, और स्थानीय भाषा में ढाट भी बोलते हैं। ओके, रन या टाट, यानी जब पलाया के पानी सूख जाता है और दलदली भूमि का निर्माण होता है तो उसे रन या टाट बोलते हैं। खड़ीन क्या है? जब पलाया के सूखने के बाद शेष बची भूमि है वो खड़ीन कहलाते हैं और जो कृषि की जाती है उसको खड़ीन कृषि बोलते हैं। प्रमुख जो रन क्षेत्र है या ना टाट क्षेत्र है वो कौन से है? जैसलमेर में बाकरी, ब्रह्मशर, कन्नौड़, लवा और पोखरण। फलौदी में बाप, बालोतरा में थोब, थोब का रण है उसको मरूच जिला भी बोलते हैं, और परिहार है चूरू केंद्र है। ओके, बालसन, मरुस्थलीय भागों में चट्टानों से घिरा भाग जहां पानी जमा हो जाता है या सूखने के बाद में कृषि की जाती है, बालसन कहलाएगी। सेलिनास, ये है मुलायम लवण की परत युक्त पलाया झील, ज़्यादातर नमकीन। और तली किसको बोलते हैं? धोरों के बीच में निम्न भूमि जहाँ मीठे पानी का भराव होता है उसको तली बोलते हैं। मरहो क्या है? तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी, यानी मीठे पानी की जो सूख जाता है तब जो उपजाऊ भूमि बचती है उसको मरहो बोलते हैं। नाड़ी क्या है? मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गाँव से बाहर बना छोटा तालाब। नाड़ी क्या है? नाड़ी का टोबा, यानी नाड़ी का सबसे गहरा भाग, नाड़ी का टोबा। जोहड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में चूने के बने कच्चे कुएं। चौबे क्या है? जोहड़ का सबसे गहरा भाग है। ओके, हो गया कंप्लीट। ये होगी अपनी क्लास पूरी, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे भौतिक विभाजन से रिलेटेड है, थोड़ा सा बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की क्लास कैसी रही जरूर कमेंट में बता देना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।